लंबी दूरी की धाविका ललिता बाबर को इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2015 में साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। भारतीय वॉलीबॉल महासंघ ने इस साल भारतीय वॉलीबॉल में एक क्रांति का आगाज करते हुए इंडिया वॉलीबॉल लीग शुरू करने का ऐलान किया है। इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2015 में जिमनास्ट दीपा कर्माकर को साल की ब्रेक थ्रू स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर खिलाड़ी चुना गया है। भारतीय एमेच्योर कबड्डी महासंघ को इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2015 में साल का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय खेल महासंघ चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में बच्चों से संवाद करते हुए सचिन तेंदुलकर और विश्वनाथन आनंद ने सलाह दी कि वो खुद को किसी भी तरह के दबाव से दूर रखते हुए अपने लक्ष्य खुद तय करें। वर्ल्ड टूर स्क्वॉश में भारत के सौरभ घोषाल ने उमर अब्देल पर बड़ी जीत दर्ज की है। दोहा में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के रंजीत माहेश्वरी ने ट्रिपल जंप में रजत पदक जीता है। इजराइल के एलात में 2 से 8 अप्रैल के बीच होने वाले 14वें वर्ल्ड स्कूल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में इस बार दिल्ली के 4 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स, देश का पहला फ्री टू एयर स्पोर्ट्स चैनल जो विश्व के 38 देशों में देखा जाता है। एक्साइटमेंट और रोमांच से भरपूर वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन के कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुषमा शर्मा। फ्रेंड्स, पिछले दिनों स्पोर्ट्स के नेशनल और इंटरनेशनल वर्ल्ड में बहुत कुछ एक्साइटिंग अप्स एंड डाउन्स हुए जिन्हें शायद आपने मिस कर दिए होंगे। तो उन्हीं एक्साइटिंग पल्सेस को हम लेकर आए हैं अपने आधे घंटे के बिना रुके वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन के कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स के इस नए एपिसोड में। तो इस नए वीक के स्पोर्ट्स पल्स के अपने पहले सेगमेंट की शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खेल हॉकी से। भारतीय महिला हॉकी टीम का दक्षिण अफ्रीकी दौरा सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर अच्छा प्रदर्शन किया है। दौरे के अंतिम मुकाबले में उसने स्कॉटलैंड को एक बार फिर हरा दिया। वहीं भारतीय टीम ने विश्व की 8वीं वरीयता प्राप्त जर्मनी से पहला मैच आसानी से हारने के बाद उसे दूसरे मैच में कड़ी टक्कर दी। हालांकि भारतीय टीम 2-3 से पराजित हो गई। वहीं इससे पहले भारतीय टीम ने अपने विजयी क्रम को जारी रखते हुए 5 मैच खेले थे। इनमें से 4 में से उसे जीत मिली थी, जबकि 1 मैच बराबरी पर छूटा था। स्कॉटलैंड के खिलाफ भारतीय महिलाओं ने कमाल का प्रदर्शन किया और एक तरफा जीत दर्ज कर उसे 5-0 से रौंद दिया था। भारतीय महिलाओं ने 36 साल बाद ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। ये दौरा ओलंपिक की तैयारियों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरे से पहले 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन से श्रीलंका को एक तरफा अंदाज में 10-0 से रौंदकर स्वर्ण पदक जीता था। महिला टीम के कोच नील हावगुड ने कहा, विश्व की शीर्ष टीमों के खिलाफ खेलने से ओलंपिक की हमारी तैयारियों को बल मिल रहा है। हमारी कोशिश अधिक से अधिक खिलाड़ियों को आगामी कुछ अंतर्राष्ट्रीय दौरों के लिए टीम में शामिल कर उन्हें ओलंपिक के लिए तैयार करना है। भारतीय महिला हॉकी टीम का ये दक्षिण अफ्रीकी दौरा ओलंपिक की तैयारियों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी के नियमों में संशोधन करके नियम 13(2) को स्पष्ट किया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH ने पुष्टि की है कि उसने हॉकी के नियमों में संशोधन करके नियम 13(2) को स्पष्ट किया है, जो सर्कल के 5 मीटर के दायरे में फ्री हिट से जुड़ा है। इस संशोधन के बाद अब नए नियम के अनुसार सर्कल के 5 मीटर के दायरे में मिली फ्री हिट को सीधे सर्कल में नहीं खेला जा सकता, जब तक कि गेंद ने कम से कम 5 मीटर की दूरी तय नहीं की हो या विरोधी खिलाड़ी ने इसे नहीं छुआ हो। ये संशोधन तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और इससे ये संभावना खत्म हो गई है कि एक खिलाड़ी फ्री हिट को छूकर छोड़ दे और साथ ही खिलाड़ी दौड़ता हुआ गेंद को सीधे सर्कल में खेले। इस संशोधन में अतिरिक्त निर्देश भी जारी किए हैं। इसके तहत 23 मीटर के भीतर मिली फ्री हिट के बाद स्टॉपेज टाइम खत्म होने पर जब खेल दोबारा शुरू होगा तो फ्री हिट लेने वाले खिलाड़ी के अलावा बाकी सभी खिलाड़ी गेंद से कम 5 मीटर दूर होने चाहिए। फ्री हिट का ये संशोधन तुरंत लागू हो गया है, जो सर्कल के 5 मीटर के दायरे से जुड़ा हुआ है। अब स्पोर्ट्स पल्स को ले चलते हैं जेंटलमैन स्पोर्ट्स यानी क्रिकेट की दुनिया में। 24 फरवरी से शुरू हुआ एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 6 मार्च को यानी रविवार के दिन खेला जाएगा।
आईसीसी विश्व कप टी20 टूर्नामेंट की तैयारियों के लिहाज से अहम माने जा रहे 13वें एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में टी20 में दुनिया की नंबर 1 भारतीय टीम ने सुपरस्टार विराट कोहली के 56 रनों के नाबाद अर्धशतक और धुआंधार बल्लेबाज युवराज सिंह की 35 रनों की तूफानी पारी तथा अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर श्रीलंका को 5 विकेट से हराकर फाइनल में स्थान बना लिया है, जहां उसका मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इससे पहले उसने बांग्लादेश को 45 रनों से तथा चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था। बांग्लादेश की मेजबानी में 24 फरवरी से शुरू हुए इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 6 मार्च को मीरपुर के शेर बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस बार मार्च अप्रैल में टी20 विश्व कप होने के कारण दर्शक पहली बार एशिया कप के टी20 प्रारूप का मजा ले रहे हैं। इससे पहले तक ये टूर्नामेंट 50-50 ओवर के प्रारूप में खेला जाता रहा है। इसमें एशिया की 5 टीमें भारत, बांग्लादेश, यूएई, श्रीलंका और पाकिस्तान टीमें हिस्सा ले रही हैं। 1984 में शारजाह में पहले एशिया कप में 3 टीमों भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका ने भाग लिया था, जिस पर टीम इंडिया ने कब्जा किया था। भारतीय टीम उसके बाद 1988, 1990, 91, 1995 और 2010 में भी चैंपियन रह चुकी है। टी20 विश्व कप टूर्नामेंट की तैयारियों के लिहाज से एशिया कप भारत के लिए अहम माना जा रहा है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका से टी20 मैचों की सीरीज भी एक तरफा 3-0 से जीत ली है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने झारखंड क्रिकेट स्टेडियम में टी20 मैचों की सीरीज के तीसरे और अंतिम मैच में श्रीलंका को हराकर ये सीरीज भी एक तरफा अंदाज में 3-0 से जीत ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम 20 ओवर में महज 89 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 13.5 ओवर में 1 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले भारतीय टीम ने दूसरे मैच में श्रीलंका को 5 विकेट से और पहले मैच में 34 रनों से हराया था। इस महीने होने जा रहे आईसीसी महिला वर्ल्ड टी20 चैंपियनशिप भारत में पुरुषों की प्रतियोगिता के साथ ही आयोजित की जा रही है। इस एक तरफा जीत से भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विश्व टी20 चैंपियनशिप जीतने की संभावना बढ़ रही है। इससे पहले भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका का वनडे सीरीज में भी 3-0 से क्लीन स्वीप किया था। आइए दांव और पटकिनी के खेल यानी भारत के देसी खेल कुश्ती के सेगमेंट में चलते हैं। स्पोर्ट्स पल्स से एक एक्सक्लूसिव बातचीत में सतपाल गुरु ने कहा है कि फेडरेशन जिसे चाहेगा उसे ओलंपिक में भेजेगा। विश्व चैंपियनशिप में कांस्य जीतकर पहली बार ओलंपिक के लिए कोटा स्थान हासिल करने वाले पहले रेसलर नरसिंह पंचम यादव को उम्मीद है कि उन्हें रियो ओलंपिक में खेलने का मौका जरूर मिलेगा। वहीं सतपाल गुरु ने कहा है कि सुशील कुमार और नरसिंह पंचम यादव में से फेडरेशन जिसे चाहेगा उसे रियो ओलंपिक में भेजेगा। आज हमारे साथ हैं सतपाल गुरु। हम लोग इनसे बात करते हैं रियो की तैयारी के संबंध में। सतपाल जी, ये बताइए कि रियो के लिए कैसी तैयारी चल रही है? रियो ओलंपिक की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और अभी सबसे अच्छी ये खुशखबरी है कि सुशील अपनी पूरी उसी लय में आ गया है। जो चोटें थी वो चोट सब ठीक है और पूरा एक जो मेहनत 6-6 घंटे 7-7 घंटे वो करता था वो उसी पे आ गया है। ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि सुशील एक लीडर है भारतीय कुश्ती टीम का ही नहीं, भारतीय खेलों का। तो सबसे ज़्यादा होप हम उसी पे गोल्ड मेडल की कर रहे हैं। मेडल तो पिछली बार हमारे 6 मेडल थे, तो उसमें से 3 मेरे शिष्यों के थे। तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हम 10-12 को क्रॉस करें और गोल्ड भी आए। तो उस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं और पूरा एक भारतीय कुश्ती संघ, भारत सरकार और सब कोचिज हम बैठ के हर रोज़ रणनीति बनाते हैं कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे कंपटीशन खिलाना है। तो अभी तक सब ठीक चल रहा है और उम्मीद है कि क्योंकि मैं कभी भी छोटा लक्ष्य लेके नहीं चलता, मैं हमेशा ऊंचा लक्ष्य लेके चलता हूँ, इसीलिए हमें सफलता मिलती है। इस बार क्या भारतवासी उम्मीद करें कि हम लोगों का ओलंपिक का रेसलिंग में पदक का कलर चेंज होगा? मैंने भी यही इसी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। मैं पूरे 48 साल से पहले एक ओलंपिक मेडल की थी, लेकिन सुशील कुमार ने 2-2 मेडल दे के वो उम्मीद पूरी कर दी। तो अब क्या उसको सोच रहे हैं कि वो उसका रंग गोल्ड हो और पूरा देश, मैं ही नहीं पूरा देश उम्मीद लगाए बैठा है और उसको आशीर्वाद दे रहा है
और वो भी मेहनत कर रहा है, बहुत दिन रात मेहनत कर रहा है और उम्मीद है कि इस बार गोल्ड आएगा। सुशील ने बीजिंग में कांस्य जीता था और फिर लंदन ओलंपिक में उसने रजत जीता। तो हम देशवासियों की तरफ से क्या आप एश्योर करेंगे कि इस बार हम लोगों को, जिसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद है सभी को, वो उम्मीद पूरी करेगा सुशील और आप लोग? नहीं, बिल्कुल पूरी करेंगे। मैंने भी 1974 एशियन गेम में कांस्य पदक जीता था, 1978 एशियन गेम में सिल्वर मेडल जीता था और 1982 एशियन गेम में गोल्ड जीता था। तो उम्मीद है कि वो अपने गुरु के उसको पच्चीनों पर चल रहा है तो उसको अपनाएगा और यही उम्मीद है कि इस बार गोल्ड मिलेगा। अभी थोड़ा सा विवाद सुनने में आ रहा है 6-7 महीने से ऐसा, जब से नरसिंह ने जीता है ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है कोटा, तो अब ये उम्मीद की, और इधर अपने सुशील कुमार जी ने पिछले 1 साल से किसी भी चैंपियनशिप में, अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग नहीं लिया है। तो क्या कोई इनका ट्रायल होगा कि कैसे आप किसको रियो में भेजने की हम लोग कोशिश करें? ये फैसला तो भारतीय कुश्ती संघ का है कि क्योंकि सुशील ने उस समय ही ये कहा था कि भाई उसके कंधे में चोट थी और हमने रिस्क नहीं लिया, और ये देश के लिए एक बहुत अच्छी बात थी कि नरसिंह ने उस वेट कैटेगरी को क्वालिफाई किया। और अब दोनों में से जो अच्छा होगा वो जाएगा। ये तो देश की बात है, ये बात ये नहीं है कि ये सुशील की या नरसिंह की है। ये तो जो भी अच्छा उस दिन होगा, जिस दिन ट्रायल होगी या फेडरेशन समझेगी कि किसको जाना चाहिए तो वो जाएगा। तो ये एश्योर है कि ट्रायल होगा दोनों के बीच में? नहीं, ये फेडरेशन का वो है कि वो बिगड़ ट्रायल के भेजता है या ट्रायल के भेजता है, या वो दोनों पहलवानों पर डिपेंड करता है। क्योंकि हम लोगों को ये ऐसा है कि ये ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो अच्छा होगा, बात है वहाँ गोल्ड मेडल की, और उसी के लिए सब हम फाइट कर रहे हैं, चाहे वो सुशील जीते चाहे नरसिंह जीते, क्योंकि देश के लिए हमने गोल्ड मेडल जीतना है। नरसिंह ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीतकर ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया, तो ये पहली बार हुआ है। और इधर सुशील ने अभी जो प्रो रेसलिंग लीग हुई थी उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, तो उसमें हमने रिस्क नहीं लिया। अच्छा। उसमें क्योंकि उसकी चोट पूरी ठीक नहीं थी, जो कंधे में चोट थी उसके, और इसीलिए वो, नहीं तो 1 महीना पहले ट्रेनिंग के लिए उसको जॉर्जिया भेजा था, तो वहाँ वो अभी फिट है। अभी वो नहीं है, वो सिर्फ हमने रिस्क नहीं लिया था कि कोई भी इंजरी हो जाए, और जो नए लड़के थे देश के उनको उसमें मौका मिला। तो असली सुशील का टारगेट और मेरा टारगेट है ओलंपिक गोल्ड मेडल, वो टारगेट है। ये तो प्रो लीग तो हर साल होगी, अगले साल खेलने का, लेकिन असली मकसद है कि रियो में मेडल जीतना, और वही लक्ष्य हम लेके चल रहे हैं, वही सुशील लेके चल रहे हैं। 5 अगस्त से रियो ओलंपिक चालू हो रहा है। हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि आप अपने जिस भी शिष्य को भेजेंगे, जो भी शिष्य पार्टिसिपेट करेगा वो गोल्ड जीत कर लाए और हम लोग देशवासियों का मान बढ़ाए। इसी के साथ हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। ये हमारे साथ थे सतपाल गुरु, जिनको पूरी उम्मीद है कि वो इस बार कुश्ती के इतिहास में भारत के लिए गोल्ड लाकर जरूर देंगे। इस एक्सक्लूसिव बातचीत से तो ऐसा लगता है कि नरसिंह पंचम यादव की जगह पर सुशील कुमार को ओलंपिक में खेलने का मौका मिलेगा। अब स्पोर्ट्स पल्स का रुख करते हैं टेनिस वर्ल्ड यानी रैकेट की दुनिया में। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस का विजय रथ लगातार 41 जीतों के बाद कतर ओपन में थम गया है। महिला टेनिस युगल की शीर्ष विश्व जोड़ी सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस का पिछले साल अगस्त से चला आ रहा विजय रथ लगातार 41 जीत के बाद थम गया है। शीर्ष वरीय इस जोड़ी को रूस की जोड़ी इलेना वेस्निना और दारिया कासाटकिना ने कतर ओपन के क्वार्टर फाइनल में शिकस्त दी है। रूस की जोड़ी ने सानिया हिंगिस की जोड़ी को 1 घंटे 18 मिनट चले मुकाबले में 6-2, 4-6, 5-10 से हराया। सानिया हिंगिस की जोड़ी ने विंबलडन, चीन ओपन, सिंगापुर में हुए WTA फाइनल, सिडनी ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन जैसे 13 खिताब अपने नाम किए हैं। वहीं स्विट्जरलैंड के टेनिस स्टार स्टेनिलास वावरिंका ने पुरुष एकल के फाइनल मैच में मार्कोस बगदातिस को शिकस्त देकर दुबई टेनिस चैंपियनशिप ATP खिताब अपने नाम कर लिया है। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की शीर्ष जोड़ी के नाम कुल 13 खिताबी जीत दर्ज हैं। अब स्पोर्ट्स पल्स को ले चलते हैं टेबल टेनिस के सेगमेंट में। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की शुरुआत कुआलालंपुर में हो चुकी है। कुआलालंपुर में खेले जा रहे विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम को तीसरे दौर के मैच में नाइजीरिया ने 3-0 से हरा दिया है। लगातार 2 जीत के बाद भारतीय पुरुष टीम से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। पुरुष टीम ने इसके बाद स्विट्जरलैंड और स्लोवाकिया गणराज्य से 2 मैच खेले, जहां उसने जीत हासिल की। जबकि महिला टीम ने पुर्तगाल को 3-0 से हराकर चौथे दौर में प्रवेश कर लिया। मनिका बत्रा ने लैला ओलिवेरा को 11-5,
7-11, 11-8, 9-11, 11-9 से हराया। इसके बाद मोमा दास ने केटिया मार्टिस को 11-5, 11-9, 11-6 से शिकस्त दी। के शमिनी ने पैट्रिशिया मैशियल को 11-1, 11-4, 11-9 से हराया। इसके बाद महिला टीम का सामना नाइजीरिया से और फिर क्रोएशिया से हुआ, जहां उसने जीत हासिल की। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में लगातार 2 जीत के बाद भारतीय पुरुष टीम तीसरे दौर तक पहुंच गई थी। अब स्पोर्ट्स पल्स का रुख करते हैं शटलकॉक यानी बैडमिंटन वर्ल्ड में। जर्मन ग्रां प्री गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट 1 मार्च से शुरू हो गया है। $1,20,000 इनामी जर्मन ग्रां प्री गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट 1 मार्च से शुरू हो गया है। अनफिट होने के कारण साइना नेहवाल की गैर मौजूदगी में पीवी सिंधु महिला एकल में और किदाम्बी श्रीकांत पुरुष एकल में क्वालीफायर के साथ शुरू हुए इस टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती की अगुवाई कर रहे हैं। पिछले साल टखने में चोट से परेशान साइना ने इस साल कोई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट नहीं खेला है और वो प्रतिष्ठित ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप से पूर्व पूर्ण फिटनेस हासिल करने की कोशिशों में जुटी हैं। हालांकि सिंधु पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म से जूझ रही हैं और दक्षिण एशियाई खेलों में उन्हें हमवतन युवा खिलाड़ी ऋतविका शिवानी गड्डे ने हराया था। इसके बाद उन्हें बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भी जापान की नोजोमी ओकुहारा और कोरिया की जी हुइन सुंग ने हराया। किदाम्बी श्रीकांत, पी कश्यप और पीवी सिंधु ने अपने शुरुआती मैच जीत लिए हैं। भारत की पुरुष टीम ने हाल ही में एशिया बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप में पिछले 3 दशक का पहला कांस्य पदक जीता है। दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी साइना नेहवाल इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रही हैं और वो पूर्ण रूप से फिटनेस हासिल करने की कोशिश में लगी हैं। अब स्पोर्ट्स पल्स को ले चलते हैं फीफा सेगमेंट में। स्विट्जरलैंड के जियानी इन्फेंटिनो विश्व नियामक संस्था फीफा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। फुटबॉल के विश्व नियामक संस्था यानी फीफा के नए अध्यक्ष स्विट्जरलैंड के जियानी इन्फेंटिनो चुने गए हैं। जियानी ने 79 वर्षीय सेप ब्लैटर की जगह ली है। दूसरे दौर की वोटिंग के बाद जियानी को 207 में से कुल 115 वोट मिले। जियानी के कड़े प्रतिद्वंदी बहरीन के शेख सलमान को 88 और जॉर्डन के प्रिंस अली को महज 4 वोट मिले। पहले दौर में जियानी आश्चर्यजनक रूप से 88 मतों से आगे चल रहे थे। उस दौर में शेख सलमान को 85, प्रिंस अली 27 और कैंप पनेक को 7 वोट मिले। 45 वर्षीय जियानी यूरोपियन गवर्निंग बॉडी UEFA के महासचिव भी हैं। वो फीफा अध्यक्ष बनने वाले स्विट्जरलैंड के लगातार दूसरे व्यक्ति हैं। पिछले साल एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत ब्लैटर के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद UEFA अध्यक्ष और फ्रांसीसी दिग्गज प्लाटिनी को उनका संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा था, लेकिन प्रतिबंध लगने से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। वहीं फीफा सदस्य संघ ने वैश्विक स्तर पर फुटबॉल में किए जाने वाले बड़े पैमाने के सुधारों को 201 मतों में से 179 मत देकर अपनी मंजूरी दे दी। सुधार रिपोर्ट में राजनीतिक और प्रबंधीय कामों का स्पष्ट रूप से बंटवारा, पदाधिकारियों के कार्यकाल की सीमा, व्यक्तिगत मुआवजे का खुलासा, फुटबॉल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना और मानवाधिकारों के लिए प्रतिबद्धता आदि शामिल हैं। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ यानी फीफा ने नए अध्यक्ष के चुनाव से पहले निलंबित प्रमुख सेप ब्लैटर और यूरोपियन फुटबॉल संघ के प्रमुख माइकल प्लाटिनी की प्रतिबंध अवधि को 2 साल घटाकर 6 साल कर दिया था। ब्लैटर पर अनैतिक तरीके से प्लाटिनी को $20 लाख की राशि देने का आरोप है। 26 फरवरी को 207 सदस्यों में से 203 सदस्यों ने फीफा के नए अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग की थी। आइए अब भारत द्वारा पंच और स्टेमिना में वर्ल्ड में अपना लोहा मनवा चुके खेल बॉक्सिंग के सेगमेंट में चलते हैं। भारतीय महिला मुक्केबाज MC मैरीकॉम ने कहा है कि उनका ध्यान फेडरेशन की राजनीति पर नहीं बल्कि देश के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने में लगा हुआ है। लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। एशियन चैंपियनशिप वर्ष 2008 5 बार की विश्व चैंपियन और हाल में गुवाहाटी में हुए 12वें सैग खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली ओलंपिक कांस्य पदक विजेता महिला मुक्केबाज MC मैरीकॉम ने कहा है कि मेरी समस्या फेडरेशन की राजनीति में नहीं बल्कि देश के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक है। We all know that what is going on, what is not going on. So if I'm give the
comment. If I'm talk about the federation, I'm not much happy because for me is I don't have any problem. It's not my problem actually. If I'm talk about for the youngster, they have the problem. They cannot cannot go up. They don't have a national. They don't have the international. There is so many international competition is coming up, but they can't. At least somehow they win. I mean, they represent, but they're not inside. I mean, they're not fully happy. They cannot flag off Indian flags. So that's the reason. Sometimes I feel very sad. What's happening after this much? We are in that level. So how still is happening? Kind of the dirty things, the dirty politics is thing. So I don't want to be coming like that. I want to be in one make a good family. So this is my humble request to the committee to make as soon as possible the federation. 5 बार की विश्व चैंपियन मैरी कॉम ने कहा, मुक्केबाजों के लिए कोई प्रेरणा नहीं बची है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, जो निराशाजनक है। मुक्केबाजों का भविष्य अंधकार में लग रहा है। बहुत ही गणमान्य अतिथि यहाँ पर उपस्थित है। एमसी मैरी कॉम, पहला स्वर्ण पदक महिलाओं की ओर से। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा बॉक्सिंग इंडिया पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से भारत का कोई भी राष्ट्रीय महासंघ नहीं है। अब स्पोर्ट्स पल्स को ले चलते हैं दक्षिण एशियाई खेलों यानी सैग के सेगमेंट में। केंद्र सरकार सैग खेलों का अध्ययन कराए जाने की सोच रही है और साथ ही स्कूलों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल बजट को बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। युवा कार्य और खेल मंत्रालय में खेल सचिव राजीव यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार हाल ही में गुवाहाटी और शिलोंग में समाप्त हुए दक्षिण एशियाई खेलों का भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद से अध्ययन कराने की सोच रही है, जिससे पता चलेगा कि कहां गलतियां रही और सुधार की गुंजाइश कहां है। हाल ही में सफलतापूर्वक संपन्न हुए दक्षिण एशियाई खेलों में भारत ने 188 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। उन्होंने कहा कि कोई महासंघ या समिति अगर सरकार से पैसा लेता है तो फिर जवाबदेही से बच नहीं सकता। केंद्रीय खेल सचिव राजीव यादव ने फिक्की के खेल सम्मेलन में कहा कि स्कूलों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल बजट को बढ़ाकर 6,000 करोड़ रुपए करने की जरूरत है, ताकि खेलों के विकास के लिए आधारभूत ढांचा मुहैया कराया जा सके। खेलों के लिए काफी सीमित बजट होता है। सरकार को भी खेलों में कॉर्पोरेट की मदद की जरूरत है। खेल सचिव ने ये भी बताया कि 2016-17 वित्तीय वर्ष में स्कूल खेलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे पहले अखिल भारतीय खेल परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा भी खेल बजट को 917 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 12,500 करोड़ रुपए करने की मांग कर चुके हैं। खेल बजट को बढ़ाने से खेलों के विकास के लिए आधारभूत ढांचा मुहैया कराया जा सकेगा। चलिए अब स्पोर्ट्स पल्स को ले चलते हैं किक और बॉक्सिंग के संयुक्त खेल यानी किक बॉक्सिंग के सेगमेंट में। पहली राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में किया गया। पहली राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का सफल आयोजन तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया। राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप की शुरुआत 17 फरवरी से उद्घाटन समारोह और कुछ डेमो फाइट से की गई। मंचों का फायदा मिल सकता है, लेकिन अब पूरी तरह से कुसुम हावी होती हुई नजर आ रही है अपना, और कुसुम को यहाँ पर जीत हासिल हुई है। कुसुम ने शानदार तरीके से इस राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2016 का समापन 21 फरवरी को हुआ। आइए अब देखते हैं स्पोर्ट्स पल्स की कुछ और नेशनल और इंटरनेशनल एक्टिविटीज और अपडेट्स को।
दक्षिण पश्चिमी काबुल के गजनी प्रांत के ग्रामीण इलाके में रहने वाले मुर्तजा अहमादी अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी मेसी का बहुत बड़ा प्रशंसक है। मुर्तजा के बड़े भाई हुमायूं ने उसके लिए मेसी के नाम की एक प्लास्टिक की जर्सी बनाई और इस फोटो को फेसबुक पर डाला, जो कि सोशल मीडिया पर छाई रही थी। उसके बाद मेसी ने अपने नन्हे फैन को ऑटोग्राफ वाली जर्सी भेंट की है। जर्सी मिलने के बाद मुर्तजा ने कहा, मैं मेसी से प्यार करता हूँ और मेरी जर्सी में लिखा है कि मेसी भी मुझसे प्यार करते हैं। टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान विराट कोहली, टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और बैडमिंटन की टॉप खिलाड़ियों में शुमार साइना नेहवाल एशिया के 30 साल से कम होनहार युवा नेताओं और उद्यमियों की फोर्ब्स की पहली 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में शामिल 50 से अधिक भारतीयों में टॉप पर हैं। पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा भी इस सूची में है। रेसिंग ट्रैक पर बोल्ट और गैटलिन के बीच प्रतिद्वंदिता लंबे समय से चल रही है। जापान के एक टेलीविजन कार्यक्रम के दौरान 34 वर्षीय अमेरिकी धावक जस्टिन गैटलिन ने 9.45 सेकंड का समय लेते हुए बोल्ट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। गैटलिन ने इस दौरान विंड मशीन का इस्तेमाल किया। नियमों के अनुसार यदि हवा की गति सामान्य से ज्यादा होती है तो रिकॉर्ड आधिकारिक नहीं माना जाता। आगामी रियो ओलंपिक में दोनों के बीच कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ भी अब लीग की लोकप्रियता के सहारे कबड्डी को ओलंपिक तक पहुंचाने की कवायद कर रहा है। तो ये था आपका नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज और अपडेट्स का साप्ताहिक खेल पत्रिका का कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स। स्पोर्ट्स पल्स का ये खेल पत्रिका का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमें इस पते पर दे सकते हैं। हमारा पता है प्रोड्यूसर स्पोर्ट्स पल्स, रूम नंबर 2, CPC दूरदर्शन, एशियाड विलेज कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली 110049, इंडिया। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है sportspulsedds@gmail.com। आप हमें सोशल मीडिया पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है facebook.com/दूरदर्शन-स्पोर्ट्स। यही नहीं, आप डीडी स्पोर्ट्स पर ट्वीट भी कर सकते हैं। डीडी स्पोर्ट्स का ट्विटर हैंडल है twitter.com/ddsportsindia। आप डीडी स्पोर्ट्स से यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/दूरदर्शन-स्पोर्ट्स। और आखिर में चलते चलते खेलों का महाकुंभ रियो ओलंपिक 5 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक ब्राजील के रियो में आयोजित होने जा रहे हैं। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कुल 6 पदक जीते। दिन में 2 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं, जो कि ओलंपिक के इतिहास में भारत का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा और भारत 55वें स्थान पर रहा। साइना नेहवाल ने 2012 यानी लंदन ओलंपिक में बैडमिंटन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। तो आइए चलते चलते साइना नेहवाल द्वारा जीते गए कांस्य पदक की जीत के पलों में आपको छोड़े जाते हैं। तो अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे इसी दिन, इसी कार्यक्रम में और इसी समय पर। तब तक के लिए स्पोर्ट्स की नेशनल और इंटरनेशनल एक्टिविटीज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए डीडी स्पोर्ट्स। स्टे ऑलवेज विद डीडी स्पोर्ट्स। हैव अ हैप्पी, हेल्दी एंड स्पोर्टिव वीकेंड अहेड। नमस्कार।